राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर एपिसोड नंबर 3। आज काली घटा बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने नए शिकार को फांसने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। उसने गंगाधर का भरपूर साथ दिया। काली घटा के बोसों ने गंगाधर को चारपाई पर लेटने पर मजबूर कर दिया। काली घटा ने अपने होंठ गंगाधर की शह रग पर रखकर उसके जिस्म में खून की रवानी को महसूस किया। उसे गंगाधर के खून की खुशबू आने लगी। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह खोला जिसमें से 2 लंबे लंबे चमकदार नोकीले दांत साफ दिखाई देने लगे। काली घटा की शक्ल बदलने लगी। जब उसका खूबसूरत चेहरा एक डाइन के जैसा हो गया तो उसने एकदम गंगाधर की शह रग में अपने दांत प्यूसित कर दिए। पहले चंद लम्हे तो गंगाधर को कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या, लेकिन फिर उसे सब कुछ समझ में आ गया। उसने काली घटा को अपने आप से लैदा करने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, बहुत कहा कि रजनी ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन रजनी के मुंह से तो सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी और वो थी चपड़ चपड़ की। काली घटा चपड़ चपड़ की तेज आवाज़ के साथ गंगाधर का गरम गरम खून अपने मैदे में उतार रही थी। जब गंगाधर तड़प तड़प कर ठंडा हो गया तो काली घटा ने उसके शाह रग से अपना मुंह हटाकर अपने हौलनाक नाखनों से गंगाधर का मुंह नोचना शुरू कर दिया। जब गंगाधर का चेहरा पहचान के काबिल ना रहा तो काली घटा ने चारपाई से नीचे उतरकर पहले अपने ब्लाउज और साड़ी ठीक की, क्योंकि गंगाधर ने यह दोनों चीज़ें अपनी जगह से खिसका दी थी। गंगाधर को काली घटा का ब्लाउज और साड़ी अपनी जगह से खिसकाने की सज़ा मौत की सूरत में मिली। साड़ी और ब्लाउज ठीक करने के बाद काली घटा ने गंगाधर की लाश को अपने कंधे पर डाला और उसके घर से बाहर निकल गई। अब उसका रुख शमशान घाट की तरफ था। लोग मरघटों या शमशान घाटों में मुर्दा जलाने के लिए ले जाया करते थे, लेकिन राय सिंह नगर के शमशान घाट में से यक्के बाद देगरे 5 लाशें मिली। उधेड़ी हुई लाशें, ऐसी लाशें जिनको देखकर राय सिंह नगर के बासियों की रूहें तक कांप गईं। राय सिंह नगर के बासी बहुत परेशान थे कि आखिर उनके हंसते बसते नगर को किसकी नगर लग गई। राजा बलबीर सिंह खुद बहुत परेशान था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कौन इतना घिनौना काम कर रहा है, कौन है जो एक एक करके राय सिंह नगर के बासियों को मौत के घाट उतार रहा है। किसी को कातर के बारे में कुछ भी इल्म नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। उन गरीब लोगों को मारने का आखिर उसका मकसद क्या है? वो क्यों राजा बलबीर सिंह की प्रजा के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? आखिर उस गरीब पर जाने उसका क्या बिगाड़ा है? राय सिंह नगर के तमाम बासी इन खौफनाक 5 मौतों की वजह से बहुत परेशान थे। मर्दों से ज़्यादा औरतें डरी हुई थी
क्योंकि कातिल ने अपारना और भैरवी को बहुत बड़ी बुरी मौत मारा था। उनकी लाशों के चेहरे नोचे हुए थे और छातियां कटी हुई थी। मारने वाले ने किसी तेज धार आले से अपारना और भैरवी की छातियों को चीर डाला था। लोग हैरान थे कि कातिल हर लाश को शमशान घाट में क्यों फेंक जाता है, जब उसके दिल में उन बेगुनाह लोगों को कत्ल करते वक्त रहम पैदा नहीं होता। तो फिर कत्ल करने के बाद उसके दिल में आखिर ऐसा भी क्या जज्बा पैदा हो जाता है कि वो उन लाशों को शमशान घाट में छोड़ जाता है। ये एक ऐसी बात थी जिस पर लोग बहुत हैरान होते थे। राय सिंह नगर एक छोटी सी खूबसूरत रियासत थी। रियासत का राजा बलबीर सिंह एक निहायत रहमदिल इंसान था। लोगों का कहना था कि राजा बलबीर सिंह के पुरखों ने यह रियासत किसी राजा चंद्रद्वीप को शिकस्त देकर हासिल की थी। लेकिन बाद लोग ये भी कहते थे कि राजा बलबीर सिंह के पुरखे राजा चंद्रद्वीप के सेवक थे और उन्होंने साजिश करके राजा चंद्रद्वीप समेत उसके पूरे परिवार को एक ही रात में मौत की नींद सुलाकर खुद रातों रात ही राजपाट पर अपना कब्जा जमा लिया। बहरहाल बात जो भी थी, लेकिन राय सिंह नगर के बासी अपने राजा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि राजा बलबीर सिंह अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। राय सिंह नगर से कोई 2 मील के फासले पर एक बहुत बड़ा खंडर था। लोगों में मशहूर था कि यह खंडर राजा चंद्रद्वीप की हवेली का है। खंडर एक बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था, यानी राजा चंद्रद्वीप की हवेली बहुत बड़ी थी। हवेली का कुछ हिस्सा तो बिल्कुल ही जमीन बोस हो चुका था, लेकिन अक्सर हिस्सा सलामत था, यानी छत और दीवारें अभी नहीं गिरी थी। खंडर चूंकि नदी की दूसरी तरफ था, इसीलिए लोग उस तरफ बहुत कम ही जाते थे। हाँ, अलबत्ता मुसाफिर उसके पास से गुजरते रहते थे, क्योंकि जोधपुर को जाने वाला रास्ता उस पुरानी हवेली के खंडर के पास से ही होकर जाता था। बाद मुसाफिरों ने रात के वक्त हवेली के खंडर से किसी औरत के रोने की आवाज़ें भी सुनी थी। बाद मुसाफिर ये कहते थे कि हमने रात को हवेली के खंडर से हंसने की आवाज़ें सुनी हैं, और बाद मुसाफिरों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमें हवेली के खंडर में किसी औरत के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी आवाज़ इतनी मधुर और सुरीली थी कि मन कर रहा था कि चलकर देखा जाए कि कौन औरत इतनी खूबसूरती से गाना गा रही है। लेकिन किसी भी मुसाफिर में इतनी हिम्मत पैदा ना हुई कि वो पुरानी हवेली के खंडर में पाँव भी रखता। इन्हीं आवाज़ों की वजह से लोगों ने ये बात मशहूर कर रखी थी कि पुरानी हवेली के खंडर में पलीद आत्माएं रहती हैं, जो औरतों की सी आवाज़ें निकालकर राहगीरों को डराती रहती हैं। राजा बलबीर सिंह के 2 बेटे और 2 ही बेटियां थीं। बड़े बेटे का नाम करनील सिंह और छोटे का नाम जगजीत सिंह था, जबकि बड़ी बेटी का नाम सरस्वती और छोटी बेटी का नाम सुंदरमती था। राजा की सारी औलाद उनकी मां साधना देवी की तरह सुंदर और दयालु थी। शमशान घाट में से मिलने वाली 5 लाशों की वजह से राजा बलबीर सिंह के दोनों बाजू उसके गम में बराबर के शरीक थे। वो दोनों हर वक्त हथियारे की खोज में रहते थे, लेकिन उन्हें किसी तरफ से भी इस हथियारे के मतलब कोई खबर नहीं मिल रही थी। जब राय सिंह नगर के शमशान घाट में से 5वीं यानी गंगाधर की लाश मिली, तो राजा बलबीर सिंह ने शमशान घाट पर रातों को पहरा लगवाना शुरू कर दिया और अपने आदमियों को हुक्म दिया कि खूनी को हर सूरत में जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाया जाए, ताकि मैं खुद उससे गुनौने कर्म का कारण पूछ सकूं। राजा ने अपने 10 खास आदमियों का पहरा शमशान घाट पर लगवा दिया था। राजा के आदमी कोई 1 महीने तक बड़ी मुस्तैदी से पहरा देते रहे, लेकिन इस दौरान कोई वारदात ना हुई। आहिस्ता आहिस्ता पहरेदार अपनी ड्यूटी से गफलत बरतने लगे। उन 10 आदमियों में से 4-5 तो बिल्कुल ही सो जाते और जो बाकी बचते वो भी ऊँघते ही रहते। राय सिंह नगर के बासी अपनी जगह खुश होने लगे
कि चलो राक्षस से जान छूट गई और अब कोई खतरा नहीं है। वो राजा बलबीर सिंह के आदमियों के भरोसे पर लंबी तान कर सोने लगे, वरना पहरे से पहले वो लोग रात जागकर गुजारा करते थे कि क्या पता खूनी आज रात उनके घर कूदकर किसी को मौत के घाट उतार दे। राय सिंह नगर के वासियों ने यह भी ना सोचा कि पहरा तो शमशान घाट पर लगा हुआ है, फिर वो क्यों गफलत की नींद सो रहे हैं। शायद वो ये समझ रहे थे कि जब खूनी को लूथ शमशान घाट में ले जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो फिर वो लोगों का खून करना भी छोड़ देगा। रात का पिछला पहर था। माहौल पर पुरहोर सन्नाटा छाया हुआ था। आधे चांद की चांदनी भी हर चीज को साफ करके दिखा रही थी। राय सिंह नगर के तमाम वासी गहरी नींद सो रहे थे। शमशान घाट पर पहरा देने वाले कुछ सो चुके थे और कुछ ऊँग रहे थे। उन ऊँगने वाले पहरेदारों में से एक, जिसका नाम करमचंद था, को प्यास महसूस हुई। उसने शमशान घाट में से उठकर बगैर किसी को कुछ बताए नदी की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब वो नदी पर पहुंचा तो उसे फिजा में एक खुशबू का एहसास हुआ। वो लंबे सांस लेकर यह मालूम करने की कोशिश करने लगा कि यह खुशबू आ किस तरफ से रही है। आखिर काफी देर बाद उसे यह बात समझ में आई कि नदी के पार चंद कदम के फासले पर जो खुदरू झाड़ियां हैं, शायद उनमें कोई फूलदार पौधा है जिससे इतनी अच्छी खुशबू फिजा में फैली हुई है। करमचंद ने पहले तो खूब सैर होकर पानी पिया और उसके बाद नदी का पाट पार करके वो खुद उन खुदरू झाड़ियों की तरफ जाने लगा। जो वो झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था तो ये खुशबू तेज होती जा रही थी। जब वो झाड़ियों के करीब पहुंचा तो मारे खुशी के उसकी बाछें खिल गईं, क्योंकि झाड़ियों में एक लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। करमचंद ने फौरन झाड़ियों में बैठकर लड़की के दिल की धड़कन चेक की, जो बिल्कुल ठीक थी। दिल की धड़कन चेक करने के दौरान उसे यह महसूस हुआ कि फिजा में फैली हुई खुशबू लड़की के बदन से उठ रही है और वह फौरन लड़की को उठाकर नदी पर ले गया। नदी के एक तरफ नरम घास पर लड़की को लेटाने के बाद उसने अपने चुल्लू में पानी लेकर बेहोश लड़की के चेहरे पर छींटे मारने शुरू कर दिए। 3-4 बार जब उसने अपने चुल्लू में पानी लेकर लड़की के मुंह पर छींटे मारे तो लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दी। इतनी दिलकशी और डरी डरी आंखें करमचंद ने इससे पहले कभी ना देखी थी। वो लड़की पर लट्टू हो गया। लड़की ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? भगवान के लिए मुझे कुछ मत कहना। लड़की की आवाज इंतहाई सुरीली थी। करमचंद को यूं लगा जैसे उसकी आवाज में मद मिली हुई हो। लड़की की सुरीली आवाज करमचंद को बदमस्त कर गई। उसने बड़े प्यार से कहा, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? मेरा नाम। हाँ, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। क्या नाम है तुम्हारा और तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब है कि तुम राय सिंह नगर की तो नहीं हो, फिर यहाँ पर कैसे? तुम्हें क्या हुआ था जो यूं बेहोश हो गई थी? मेरा नाम लैलावती है, मैं जोधपुर की रहने वाली हूँ। राय सिंह नगर में मेरी एक गवैया रहती है, मैं उससे मिलने जा रही थी कि हवेली के खंडर से मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। यूं लग रहा था जैसे कोई नारी रो रही हो। बस मैं डर के मारे वहाँ से इधर भागी तो अंधेरे की वजह से मुझे ठोकर लग गई और मैं गिर गई। मेरा सर ज़मीन से टकराया, फिर मुझे आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अब जो आंख खुली तो तुम मेरे सामने हो। यही मेरी राम कहानी है। बड़ा क्लेश हुआ यह सुनकर, परंतु तुम्हें इतनी रात को इधर आने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? सुबह आ जाती तो तुम्हें इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। अच्छा, तो मुझे सुबह आना चाहिए था। ठीक है, फिर मैं सुबह आ जाऊंगी। तुम ऐसा करो कि मुझे हवेली के खंडर से थोड़ा आगे तक छोड़ आओ। मुझे वहां से गुजरते हुए बड़ा डर लगता है। अरे बौली, अब तुम आ ही गई हो तो फिर वापस जाने की क्या ज़रूरत है? तुमने खुद ही तो कहा है कि मुझे सुबह आना चाहिए था। करमचंद को लैलावती की मासूमियत पर प्यार आने लगा। शैतान ने पहले ही करमचंद के दिल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब जो करमचंद ने देखा कि लड़की बिल्कुल ही मूर्ख है तो उसने पक्का इरादा कर लिया
कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतनी सुंदर तन को वो यूं हाथ से नहीं जाने देगा और आज वो जी भरकर इस रतन को लूटेगा। उसे पूछने वाला कौन होगा? लड़की ने अगर किसी को बताने की कोशिश भी की तो उसकी कौन सुनेगा, और किसी ने उसकी सुन भी ली तो मुझे कौन पहचानेगा? मैं इसे अपना नाम ही नहीं बताऊंगा। चलो छोड़ो इस बात को, ये बताओ कि तुम्हारे साथ कोई मर्द क्यों नहीं आया? मेरा मतलब बाप, भाई या पति वगैरह। मैं क्यों लाती अपने बाप, भाई या पति को? मुझे अकेले यहाँ आने से डर तो नहीं लगता। मैं तो जब भी अपनी गवैया से यहाँ मिलने आई हूँ तो अकेली ही आई हूँ। आज आते समय ज़रा अंधेरा हो गया था। फिर वो नारी के रोने की आवाज़ भी तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। बस केवल लोगों से सुना ही सुना था कि इस हवेली के खंडर में पलीद आत्माएं रहती हैं। इसी कारण तो मैं रोने की आवाज़ सुनते ही भाग पड़ी कि कहीं कोई पलीद आत्मा मुझे मार ही ना डाले। लैलावती, ये सब लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। मैंने तो आज तक ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी। तुम भी ऐसी अनाप शनाप बातों पर ध्यान ना दिया करो। अरे कैसी अनाप शनाप बातें? मैंने खुद अपने कानों से किसी नारी के रोने की आवाज़ सुनी है। यूं लग रहा था जैसे उसके साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय हो रहा हो। ऐसे ही तुम्हारे कान बजे होंगे जब अकेला मिनश किसी सुनसान जगह से गुजर रहा हो तो चलने वाली पौन की आवाज़ भी उसको कुछ ऐसी ही सुनाई देती है। अच्छा, फिर तो मैं ऐसे डर गई। हाँ और नहीं तो क्या। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी सहायता की। अरे बैठो, चली जाओगी? इतनी भी क्या जल्दी है? हाय राम, मेरा हाथ तो छोड़ो, बहुत दुखता है। पहले बैठो फिर छोड़ दूंगा। लो मैं बैठ गई, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। तुम तो बहुत अपादी हो, भला नारी का हाथ भी कोई इतने ज़ोर से पकड़ता है। लैलावती बैठ तो गई लेकिन करमचंद ने उसका हाथ ना छोड़ा। उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो इतने कोमल हाथ को छोड़ दे। वो आहिस्ता आहिस्ता लैलावती के हाथ को सहलाने लगा। लैलावती उसके करीब होकर बैठ गई और बड़े प्यार से बोली, तुम इस वक्त ये तलवार लिए नदी पर क्या करने आए थे? तुम यही समझो कि तुम्हारी सहायता के लिए आया था। नहीं, सच बताओ, तुम यहाँ किस कारण आए थे? अरे लैलावती, मैं तो यहाँ पानी पीने आया था, परंतु तुम्हारे शगीर की सगंध ने मुझे तुम्हारी तरफ खींच लिया। हाय सच, क्या तुम्हें मेरे शरीर की सगंध आती है? और नहीं तो क्या, तुम्हारे शरीर की सगंध ने तो मुझे पागल कर दिया था। हाय राम, तुम कितना मधुर बोलते हो। लैलावती ने बिल्कुल करमचंद के साथ जुड़ते हुए कहा, तुम भी बहुत मधुर बोलती हो। तुमने तो ये बताया ही नहीं कि तुमने अपने पास ये तलवार क्यों रखी हुई है। दरअसल लैलावती, हमारे इस नगर में 5 खून हो गए हैं और हथियारे का कुछ पता नहीं चल रहा। मैं और मेरे साथी यहाँ पहरा दे रहे हैं। तुम और तुम्हारे साथी पहरा दे रहे हो, और वो भी यहाँ नदी पर? तुम्हें तो आबादी की तरफ पहरा देना चाहिए था। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नदी पर पहरा नहीं दे रहे, बल्कि शमशान घाट में पहरा दे रहे हैं। शमशान घाट में? मुझे तो तुम्हारी बात बिल्कुल ही समझ में नहीं आई। दरअसल हत्यारा जब भी कोई हत्या करता है तो लूत को शमशान घाट में छोड़कर जाता है। शमशान घाट में छोड़कर जाता है, और वो भी हत्यारा। पर तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? बड़ी अजीब बात कर रहे हो तुम। भला कभी हत्यारा भी लोथों को शमशान घाट में छोड़कर जा सकता है? उसके मन में इतनी दया होती तो वो लोगों की हत्या ही क्यों करता? यही बात तो हमें भी समझ में नहीं आ रही। मुझे तो डर लगने लगा है, कहीं वो हत्यारा मुझे भी ना मार डाले। तुम कृपा करके मुझे मेरी गवैया अपारना के घर तक पहुंचा दो। ओ, क्या नाम लिया तुमने अपनी गवैया का? अपारना? मेरी गवैया का नाम अपारना है, पर तुम इतने परेशान क्यों हो गए? लैलावती, तुम्हें सुनाने के लिए मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है। कैसी खबर? मेरी गवैया तो ठीक है ना? लैलावती, तुम्हारी गवैया को भी उसी हत्यारे ने मार डाला। क्या क्या कह रहे हो तुम? ये नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। अभी कुछ ही दिन पहले तो मैं खुद अपारना से मिलकर गई थी। हाँ, परंतु अब वो इस संसार में नहीं रही। पर कैसे? क्यों? किसने मारा मेरी गवैया को? हाय राम, तुम ये क्या कह रहे हो?
मेरी एक ही तो गवैया थी, उसको भी किसी ने मार डाला और मुझे किसी ने खबर तक ना दी। हाय राम, ये क्या अंधेर हो गया। तूने उस पापी को मार क्यों नहीं डाला। लैलावती ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। करमचंद से लैलावती का रोना ना देखा गया और फिर उसे लैलावती के शरीर का लोभ भी तो था। उसी लोभ की वजह से करमचंद ने इतने सुनहरे मौके को गंवा देना बहुत बड़ा पाप समझा और लैलावती को अपने सीने से लगाकर चुप कराने लगा। लैलावती को भी उसी लम्हे का इंतजार था और वह रोने की बेहतरीन अदाकारी करते हुए करमचंद के पहलू को गरमाने लगी। करमचंद ने लैलावती की उड़िया कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पीठ की तरफ हाथ बढ़ाने शुरू कर दिए। लैलावती करमचंद के हाथों की एक एक हरकत से बखूबी वाकिफ थी, लेकिन अदाकारी रोने की कर रही थी। करमचंद ने लैलावती की अंगिया की डोरियां खोलना शुरू कर दी। लैलावती ने करमचंद को पूरा पूरा मौका दिया। जब करमचंद अंगिया की तमाम डोरियां खोल चुका तो उसने लैलावती की अंगिया को बड़ी आहिस्तगी के साथ उसके छाती से उतार कर एक तरफ घास पर रख दिया। लैलावती ने करमचंद का उस वक्त तक भरपूर साथ दिया जब तक कि करमचंद अपनी सुध बुध ना खो बैठा। जब करमचंद को लैलावती के सुंदर शरीर के सिवा किसी भी दूसरी चीज का कुछ होश ना रहा तो लैलावती ने करमचंद की शह रग पर रखे हुए अपने मुंह को खोलना शुरू कर दिया। वो जूं जूं अपना मुंह खोलती जा रही थी तू तू उसकी शक्ल बिगड़ती जा रही थी। जब उसकी शक्ल बिगड़कर डाइन के जैसी हो गई तो उसके मुंह से दो लंबे लंबे चमकदार दांत बाहर को निकल आए। करमचंद अपनी मस्ती में गर्क था कि लैलावती ने चश्मे जून में अपने खतरनाक नोकीले दांत उसकी शह रग में प्योसत कर दिए। करमचंद ने तड़प कर लैलावती को पीछे धकेलने की कोशिश की, मगर वो लैलावती जैसी खतरनाक जोंक को अपने आप से अलहदा ना कर सका। उसे एहसास हुआ कि आज पहली मर्तबा उसने घाटे का सौदा किया है। उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ अपनी तलवार के दस्ते तक पहुंचाया जो उसकी कमर के साथ लटकी हुई थी। वो तलवार को दस्ते से पकड़कर म्यान में से बाहर निकालने लगा, लेकिन अभी वो सिर्फ आधी तलवार ही म्यान में से बाहर निकाल पाया था कि उसकी रूह ने उसके जिस्म का साथ छोड़ दिया। लैलावती ने जब करमचंद की शाह रग से अपना मुंह हटाया तो उसका सारा चेहरा और छाती करमचंद के खून से भरी हुई थी। उसने करमचंद की लोथ की तरफ देखा जिसकी आंखों में अभी तक खौफ के साए मंडलाते हुए दिखाई दे रहे थे। लैलावती ने अपने लंबे लंबे खतरनाक नाखनों से करमचंद के चेहरे को नोचना शुरू कर दिया। करमचंद के चेहरे का गोश्त लैलावती के नाखनों में फंसने लगा। जब करमचंद का चेहरा पहचान के काबिल ना रहा और लैलावती के नाखनों में करमचंद के गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कीमे की शक्ल में फंसे हुए दिखाई दे रहे थे तो लैलावती ने घास पर पड़ी हुई अपनी अंगिया को उठाकर अपनी जगह पर बांधा और करमचंद की लाश को अपने कंधे पर डालकर सामने की बजाय पिछले रास्ते से शमशान घाट की तरफ जाने लगी, क्योंकि शमशान घाट के सामने राजा बिलबीर सिंह के आदमियों का पहरा लगा हुआ था। राजा बिलबीर सिंह के आदमियों को कुछ खबर ना हुई कि लैलावती ने करमचंद की लोथ को शमशान घाट में फेंका और वापस चल दी। जब से करमचंद पहरेदार की हत्या हुई थी, राजा बिलबीर सिंह ने पूरे राय सिंह नगर में सख्त पहरा लगवा दिया था। उस पहरे में राजा बिलबीर सिंह के दोनों सपूत राजकुमार जगजीत सिंह और राजकुमार करनील सिंह पेश थे। पूरे इलाके में संगी नगर में खौफ की एक लहर आई हुई थी। ऊपर तले 6 कत्ल हो चुके थे, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। करनील सिंह शमशान घाट की तरफ पहरा दे रहा था, जबकि जगजीत सिंह आबादी में पहरा दे रहा था। राजकुमार करनील सिंह अपने घोड़े पर पहरे के दौरान दूर दूर तक निकल जाया करता था। सब लोग जानते थे कि करनील सिंह मुस्तकबल का राजा और इंतहाई दलेर जवान है। उसकी दिलेरी की वजह से ही राजा बिलबीर सिंह ने उसे 20 पहरेदारों में शामिल किया था। राजा बिलबीर सिंह की प्रजा तो पहले ही उससे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन राजकुमारों के पहरे के बाद तो वो
हर वक्त अपने राजा के गुण गाते रहते। पूरे राय सिंह नगर में सख्त पहरा लगा हुआ था। शायद इसी वजह से पिछले कई दिनों से कोई भी कत्ल की वारदात नहीं हुई थी। रात का वक्त था। चांदनी में दूर दूर तक की चीज साफ दिखाई दे रही थी। पूरे राय सिंह नगर में पहरेदार इंतहाई चौकस थे। राजकुमार करनील सिंह अपने घोड़े पर बूरा नदी के साथ साथ दूर दूर तक जाता और वापस आ रहा था, और वो बार बार इसलिए बूरा नदी के साथ चक्कर लगा रहा था कि आज नदी का पानी बहुत चढ़ा हुआ था और चांदनी में बूरा नदी का शिफाफ पानी बहता हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। जब करनील सिंह नदी के साथ साथ हनुमानगढ़ की तरफ चक्कर लगाकर वापस आ रहा था तो उसे दूर ही से नदी के पहाड़ पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। वो बड़ा हैरान हुआ कि थोड़ी देर पहले तक तो नदी के पहाड़ पर कोई नहीं था, क्योंकि वो उसी तरफ से चक्कर लगाकर आया था। नदी के पहाड़ पर जो कोई भी बैठा हुआ था उसकी पीठ करनील सिंह की तरफ थी। करनील सिंह ने घोड़े को एड़ भी लगाई तो थोड़ी ही देर में वो नदी के पहाड़ के सामने पहुंच गया। उसने देखा कि बूरा नदी के पहाड़ पर एक हसीनो जमील लड़की अपने पांव नदी में लटकाए बैठी उन्हें आगे पीछे हिला रही है। सफ़ेद साड़ी में बलबूस उस अप्सरा के स्याह लंबे बाल उसकी पूरी पीठ को ढांपे हुए थे। लड़की अपनी आंखें बंद किए अपने इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज गुनगुना रही थी। वो अपने आप में इतनी खोई हुई थी कि उसे करनील सिंह के आने की खबर भी ना हुई। करनील सिंह को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ये लड़की कौन है जो इस बेखौफी से बूरा नदी के पहाड़ पर बैठी हुई है। हालांकि आजकल तो कोई मर्द भी अकेला रात को नदी की तरफ नहीं आता। इसी जानकारी के लिए उसने लड़की को आवाज़ दी, लेकिन लड़की ने कोई जवाब ना दिया और अपनी ही धुन में मगन रही। राजा करनील सिंह ने लड़की को दोबारा आवाज़ दी, तब भी लड़की ने कोई जवाब ना दिया। राजकुमार करनील सिंह ने घोड़े को नदी के पहाड़ पर डालने के लिए मोड़ना चाहा तो घोड़े ने नदी के पहाड़ पर जाने से इनकार कर दिया। राजकुमार करनील सिंह बड़ा हैरान हुआ कि आखिर उसका घोड़ा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। राजकुमार करनील सिंह ने अपनी सी बहुत कोशिश की कि घोड़ा नदी के पहाड़ पर चढ़ जाए, लेकिन घोड़े ने जोर जोर से हिनहनाना शुरू कर दिया और आगे ना बढ़ा।